जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम लैंग्वेज पेपर से 7/12/2023 का जो पेपर हुआ, हिंदी के जो प्रश्न पूछे गए उनका संपूर्ण विश्लेषण के साथ लेकर आ गया हूं। अगर आप ये सेशन देख कर जाते हैं, आपके आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप लोग जरूर क्वालिफाई करके आएंगे। तो चलिए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, किस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ। यहां पर आप वाक्य कर लीजिए, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है तो आप यहां पर वाक्य कर लीजिए। किस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, उसने कुछ नहीं खाया, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। निश्चयवाचक सर्वनाम आपको बताना। अगर हम सर्वनाम की बात करें तो आपको ध्यान रखना, सर्वनाम जो है 6 प्रकार के होते हैं। कितने सर्वनाम के जो भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। आपसे पूछा जाए, आने वाले दिनों में आपसे पूछा जा सकता है कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान रखना है। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है और फिर निजवाचक सर्वनाम होता है। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, किस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है। थर्ड ऑप्शन यहां पर जो है राइट है। आपको ध्यान रखना, निश्चयवाचक सर्वनाम की अगर बात करें तो ध्यान रखना है, निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक जिन शब्दों से व्यक्त किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपको ध्यान रखना, तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताते रहें, खुद को जरूर जज करें। अगर आप एग्जाम में बैठे होते तो कितने प्रश्न सही कर पाते। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शब्द नी उपसर्ग से बना है। नहीं, यहां नहीं है, आप काट दिए। कौन सा शब्द जो है नी उपसर्ग से बना है। निर्वास होगा, निरोग होगा, निश्चल होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, या फिर इनमें से एक से अधिक होगा। तो आप लोग राइट आंसर जो है कमेंट करके जरूर बताएं। तो निर्वास की बात करें तो ध्यान रखना, यहां पर जो प्रत्यय है निर है तो ये तो नहीं होगा। क्या है, निर प्रत्यय यहां पर है। और फिर निरोग दिया हुआ है तो यहां पर भी निर प्रत्यय है। और निश्चल की बात करें तो निश्चल में निश प्रत्यय है, ध्यान रखना है। तो यहां पर राइट आंसर की बात करें तो ध्यान रखना, यहां पर इनमें से कोई नहीं जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। आपको ध्यान रख, जिसने भी फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं का चयन किया है उसका जो है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। वाक्यांश के लिए एक शब्द का कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो जो खुले हाथों से दान करता हो, जो खुले हाथों से दान करता हो उसे क्या कहते हैं। तो यहां पर दानी गलत दिया हुआ, ध्यान रखना है आपको। जो खुले हाथों से दान करता है उसे कहते हैं मुक्त हस्त। तो ध्यान रखना, यहां पर जो खुले हाथों से दान करता है उसे मुक्त हस्त कहते हैं, ध्यान रखना है आपको। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, जिसने मृत्यु को जीत लिया उसे मुमूर्षु नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं, ध्यान रखना, मृत्युंजय। जिसने मृत्यु को जीत लिया उसे मृत्युंजय कहते हैं। आपको ध्यान रखना, प्रश्न आपके एग्जाम में आगे बन सकता है, जैसा पहले था वैसा ही। तो इसको यथा विधि नहीं कहते हैं, ध्यान रखना है आपको, यथा पूर्व कहते हैं। जैसा पहले था वैसा ही। आप लोग पूरे ध्यान से देखिएगा, आपके अगर आने वाले दिनों में एग्जाम है तो निश्चित ही प्रश्न यहां से बनेंगे। जैसा पहले था वैसा ही, तो यहां पर हो जाएगा यथा पूर्व। क्या हो जाएगा, यथा पूर्व। जैसा पहले था वैसा ही, उसको हम यथा पूर्व बोलते हैं। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन थे, जो खुले हाथों से दान करता हो मुक्त हस्त, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय, जैसा पहले था वैसा ही, तो यथापूर्व हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरा और अर्थ की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। मुहावरा और अर्थ की दृष्टि से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है। तो गोबर गणेश, तो ये तो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल बुद्धू हो जाएगा, इसका राइट है। गूंगे का गुड़ होना, बोलना पाना, ये थोड़ा जो है ये जो ऑप्शन है गलत है। गूंगे का गुड़ होना ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, गूंगे का गुड़ होना जो इसका मतलब होता है, आपको ध्यान रखना है। अवर्णीय सुख बोल सकते हैं, काल्पनिक बोल सकते हैं, अवर्णीय सुख बोल सकते हैं, काल्पनिक बोल सकते हैं। आपको ध्यान रखना है गूंगे का गुड़ होना। और जो ये गीदड़ भवकी दी हुई है यहाँ पर दिखावटी, भाई ये राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। जिसने भी सेकेंड ऑप्शन का चूज किया है वो अपने 1 नंबर ऐड कर लेना। अगला प्रश्न है,
वक्रोक्त जीवित के रचनाकार कौन है? वामन हो जाएंगे, कुंतक हो जाएंगे, भामह हो जाएंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक, इनमें से एक से अधिक। तो राइट आंसर आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। तो वक्रोक्त की बात करें तो ये कुंतक जो है इसके रचनाकार हैं, वक्रोक्त के रचनाकार कुंतक हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपको बताना है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक होगा, उपमा होगा, वक्रोक्त होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो यहां पर बात करें अगर, तो राइट आंसर हो जाएगा रूपक। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, उपयुक्त में जो अलंकार हो जाएगा ये रूपक हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। रूपक अलंकार की बात करें तो ध्यान रखना है जहां पर उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए, वहां पर जो भेद रहित आरोप किया जाता है उपमेय में उपमान का, वहां पर रूपक अलंकार हो जाता है। आपको ध्यान रखना है। यहां पर बात करें तो यहां उषा में नागरी का, अंबर में पनघट और तारा में घट का निषेध रहित आरोप किया गया है। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा रूपक हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूब रही, तारा घट उषा नागरी में जो अलंकार हो जाएगा रूपक अलंकार हो जाए। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहां पर रूपक अलंकार हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रक्त मांस के सड़े पंख में उमड़ रही महाघोर दुर्गंध, रुद्र हो उठती श्वास, इन पंक्ति में कौन सा रस है? आपको बताना है। रौद्र होगा, अद्भुत होगा, विभत्स हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा? तो राइट आंसर जरूर आप लोग कमेंट करके बताएं। तो यहां पर बात करें रक्त मांस के सड़े पंख में उमड़ रही महाघोर दुर्गंध, रुद्र हो उठती श्वास, इनमें जो हो जाएगा रस, ध्यान रखना विभत्स रस हो जाएगा। कौन सा? विभत्स रस हो जाएगा। विभत्स रस के अस्थायी भाव की बात करें तो ध्यान रखना जुगुत्सा होता है। प्रश्न आगे आपसे पूछा जा सकता है। आपको ध्यान रखना जो विभत्स रस होता है, यहां पर जो विभत्स रस में जो होता है, जब आपको कहीं घृणा मांस जैसे शब्द मिल जाए तो आप लोग बिल्कुल विभत्स रस लगा दीजिए। तो विभत्स रस के अस्थायी भाव जो है जुगुत्सा हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 22 से 26 वर्गों तक के 4 चरणों वाला छंद क्या कहलाता है? आपको बताना है। 22 से 26 वर्गों तक के 4 चरणों वाला छंद क्या कहलाता है? टोटल कहलाता, सवैया कहलाता, भुजंगी कहलाता, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक? तो राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा 22 से 26 वर्गों तक के 4 चरणों वाला छंद जो है वो सवैया कहलाता है। आपको ध्यान रखना है। सवैया यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कविता का एक छंद जो किसी प्रशंसा में लिखा जाता है, किसे कहते हैं? सवैया। तो आपको ध्यान रखना सवैया जो है कविता का एक छंद जो है, कविता का एक छंद जो किसी की जो है प्रशंसा में लिखा जाता है उसे सवैया कहते। तो यहां पर राइट आंसर जो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सवैया हो जाएगा। आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न को देखते हैं। राजभाषा विधेयक 1963 को किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो ये जो है इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा। राजभाषा विधेयक 1963 को किसने प्रस्तुत किया? तो ध्यान रखना है लाल बहादुर शास्त्री ने। सेकंड ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया था तो आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जा तन की झाई पड़े, श्याम हरित द्युति होए, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? आपको बताना है। रोला होगा, बरवे होगा, सोरठा होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक? तो आपको ध्यान रखना यहां पर जो हो जाएगा इसमें जो है रोला भी है, सोरठा भी है, दोहा भी है। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि यहां पर रोला भी है और सोरठा भी है, दोहा भी है इसमें। तो इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इनमें से ये राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना। फिफ्थ ऑप्शन जो है इनमें से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। आगे के लिए आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। विकारी शब्द का अर्थ क्या है? आपको बताना है विकारी शब्द का अर्थ क्या है। तो विकारी शब्द की बात करें तो इसका जो मतलब होता है परिवर्तन होता है। आप सभी को पता होगा विकारी में क्या होता है, तो परिवर्तन होता है। तो ध्यान रखना यहां पर जो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन है हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्यम पुरुष एक वचन का मूल रूप क्या है? तुम होगा, तू होगा, तुझ होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? तो राइट आंसर जरूर कमेंट करके बताएं। तो आप सभी को पता होगा मध्यम पुरुष एक वचन का मूल रूप क्या है, तो तू है। ध्यान रखना यहां पर राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, हिंदी में कौन सा अव्यय शब्द संबंध तत्व का कार्य करता है? संबंध तत्व का कार्य जो है कौन सा अव्यय शब्द करता है, आपको जरूर बताना है। क्रम हो जाएगा, समीप हो जाएगा, तथापि होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, या फिर एक से अधिक होगा। तो आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा तथापि हो जाएगा। संबंधों को निर्मित करता है, तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा तथापि हो जाएगा। सही उत्तर तथापि होगा, आपको ध्यान रखना। हिंदी में कौन सा अव्यय जो है संबंध तत्व का कार्य करता है? तो संबंधों को जो निर्मित करता है तथापि करता है। राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 का विकास किस संस्कृत शब्द से हुआ है? आप लोग राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। खुद को जरूर जज करें कि आप अगर एग्जाम में बैठे होते तो कितने प्रश्न सही कर पाते। 3 का विकास किस संस्कृत शब्द से जुड़ा हुआ है? त्रिणी होगा, तृण होगा, फिर त्रिग्नी होगा। तो आपको ध्यान रखना है, जो 3 का विकास हुआ, जैसे एकम द्वितीय कहा जाता है, वैसे आपको ध्यान रखना है 3 का जो विकास हुआ है तृण से हुआ। यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, सुहावना किस प्रकार का प्रत्यय है? प्रश्न पूछा गया था, सुहावना किस प्रकार का प्रत्यय है? तो सुहावना किस प्रकार का प्रत्यय है? तो दोस्तों ये प्रत्यय नहीं है, आपको ध्यान रखना क्या है ये आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है। तो सुहाना की बात करें, सुहावना ये प्रत्यय नहीं है, विशेषण है। क्या है? यहाँ पर प्रत्यय पूछा गया है, तो सुहावना जो प्रत्यय नहीं है, विशेषण है, आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, गुणवाचक, भाववाचक, समूहवाचक दिया है, तो इनमें से कोई मतलब है नहीं, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि सुहावना प्रत्यय न होकर एक विशेषण है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिन शब्दों का अर्थ सीमित एवं संकुचित क्षेत्र से निकलकर विस्तार हो जाता है उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है। जिन शब्दों का अर्थ सीमित एवं संकुचित क्षेत्र से निकलकर विस्तार हो जाता है उन्हें क्या कहते हैं? अर्थ विस्तार कहते हैं, अर्थ संकोच कहते हैं, अर्थापकार कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर जरूर कमेंट करके बताना है। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा अर्थात उपकर्ष हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। जो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई। बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई, आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना है। किस प्रकार का वाक्य है आपको बताना है। संयुक्त वाक्य होगा, मिश्रित वाक्य होगा, सरल वाक्य होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, या फिर एक से अधिक होगा। तो आपको ध्यान रखना है, जहां पर भी हो जाएगा, जहां पर भी किंतु, परंतु, लेकिन, किंतु हो जाएगा, किंतु, परंतु, किंतु, परंतु, लेकिन, और चूंकि, ताकि, अन्यथा, अथवा में से जो शब्द आते हैं बीच में, तो आपको ध्यान रखना वहां पर जो राइट आंसर हो जाता है संयुक्त वाक्य हो जाता है। बादल खूब गरजे किंतु दिया हुआ है, किंतु हो, परंतु हो, लेकिन हो, चूंकि हो, ताकि हो, अन्यथा हो, अथवा हो, तो वहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो जिसने भी आगे के लिए आपको ध्यान रखना है, किंतु आ जाए, परंतु आए, लेकिन आए, चूंकि आए, ताकि आए, अन्यथा आए, अथवा आए, तो आपको ध्यान रखना है वहां पर जो राइट आंसर हो जाता है संयुक्त वाक्य हो जाता है। अगर आपके एग्जाम में आगे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनिल हंसता है किस प्रकार की क्रिया है? अनिल हंसता है किस प्रकार की क्रिया है? तो आपको हमने पहले कई बार हमने बताया, अगर आप हमारी क्लासेस से जुड़े होंगे तो जरूर आपको पता होगा। यहां पर जो है कर्म दिया ही नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। अनिल हंसता है, तो यहां पर जो है अकर्मक क्रिया हो जाएगा, आपको ध्यान रखना। जिसने भी सेकंड ऑप्शन अकर्मक का चयन किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति कहां से हुई है? पाकिस्तान से हुई है, एशिया से हुई है, भारत से हुई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करके बताना है। तो ब्राह्मी लिपि की बात करें तो इसका जो उत्पत्ति हुई पाकिस्तान से भी हुई है और कुछ भारत से भी हुई है। तो यहाँ पर ए और सी जो दोनों ऑप्शन दिए दोनों राइट हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर जो है इनमें से एक से अधिक जो ऑप्शन दिया हुआ है फिफ्थ ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक भारतीय भाषाओं का मूल स्रोत क्या है? आपको बताना है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का मूल स्रोत क्या है? वैदिक संस्कृत जो है वैदिक संस्कृत होगा, संस्कृत होगा, लौकिक संस्कृत होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, या फिर इनमें से एक से अधिक होगा। तो आपको ध्यान रखना है आधुनिक भारतीय भाषाओं का जो मूल स्रोत है, आप लोग बचपन से पढ़ते आएंगे, वो वैदिक स्रोत है। ध्यान रखना है आपको, आधुनिक भारतीय भाषाओं का मूल स्रोत जो है वैदिक संस्कृत है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी ध्वनि युग्मक ध्वनि है?
आपको बताना है कौन सी ध्वनि है जो युग्मक ध्वनि है। युग्मक ध्वनि की बात करें तो एक ही शब्द की जब पुनरावृत्ति जब हो जाती है तो उसे युग्मक कहते हैं। एक ही शब्द की जब, आपको ध्यान रखना युग्मक किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिए युग्मक ध्वनि जब कहते हैं जिसको एक ही शब्द की जब पुनरावृत्ति हो जाती है उसे युग्मक कहते हैं, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी ध्वनि युग्मक ध्वनि है, तो द्वित यहाँ पर आप कर लीजिए, द्वित कर लीजिए, आज इस ऑप्शन को द्वित कर सकते हैं आप, द्वित बोल सकते। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है वो राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, तथवे का संधि विच्छेद क्या होगा। तथवे का संधि विच्छेद क्या होगा, तथैव जो दिया हुआ है, तथा यो होगा, तथा युव होगा या फिर तथ युव होगा, तो इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो आपको हमने यहाँ पर बताया था जहां पर भी दो मात्राएं ऐसे दी हुई हो वहां पर वृद्धि स्वर संधि हो जाती है। क्या हो जाती है, वृद्धि स्वर संधि हो जाती है। यहां पर देखो तथवे दिया हुआ है तो ये तथा धन एव हो जाएगा, और यहां पर बात करें कौन सी संधि हो जाएगी, तो वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। आपको हमने बताया था संधि को एक बार आप रिवीजन जरूर कर लें। दीर्घ संधि आगे चल के आपसे पूछा जा सकता है। दीर्घ संधि की बात करें जहां पर बड़ा आ हो, बड़ी ई हो, बड़ा ऊ का मात्रा बीच में हो वहां पर दीर्घ संधि हो जाती है। एक मात्राएं जब हो ये तो यहां पर गुण संधि होती है। डबल मात्राएं हो जाएं तो वहां पर वृद्धि संधि हो जाती है, आपको ध्यान रखना। दोस्तों 22 प्रश्न कल पूछे गए थे, सबका मैंने संपूर्ण जो निचोड़ था कंप्लीट करवा दिया। अगर आप लोग सेशन को अच्छे से सही ढंग से देखते हैं तो अगर आपका आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप लोग जरूर क्वालिफाई करके आएंगे, ये मेरा दावा है आपसे। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, या फिर आप सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन टेलीग्राम पर जाकर के आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना। दोस्तों जिसने भी वीडियो लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर देना, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।